विटामिन्स, विटामिन्स पढ़ेंगे। द नेम विटामिन्स वाज ओरिजिनली विटामिन्स, यानी विटामिन्स का जो नेम है वो ओरिजिनली विटामिन्स यानी उसके साथ ई था। बिकॉज द फर्स्ट वन दैट वाज फाउंड वाज एन अमीन्स, यानी जो सबसे पहले अगर हम विटामिन्स को देखते थे तो उसमें यानी अमीन्स मौजूद था जो पहले साइंसदान थे। हेंस द नेम ऑफ विटाइल अमीन्स, तो इस वजह से उन्होंने नाम दिया विटामिन अमीन्स और वो यानी विटामिन्स बन गया, आखिर में ई लगा दिया। तो सब्सिक्वेंट द स्टडी ऑफ अदर सब या सच सब्सटेंसेस शोड दैट दे वर नॉट ऑल अमीन्स, तो अगर हम स्टडी करते थे और साइंसदानों ने उसको अच्छी तरह स्टडी कर दिया तो ऐसे सब्सटेंस पाए गए जिसमें यानी अमीन्स नहीं था। तो जो ई था आखिर में उसको हटा दिया, वाज ड्राफ्ट यानी वो यानी ड्राफ्ट हो गया। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो विटामिन्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी ये ऑर्गेनिज्म खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट आर वेरी एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड देयरफॉर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट, यानी ये हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम मेंटेन रखते हैं, अपने जिस्म को बरकरार रखते हैं और मेटाबॉलिज्म होती है तो इस वजह से एंड देयर फॉर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट, तो हमें उसे यानी खुराक में चाहिए ये विटामिन्स। द एब्सेंस और डिफिशेंसी ऑफ विटामिन्स इन डाइट काजेज वायरस डिजीजेज, तो अगर हम विटामिन्स के एब्सेंस हो जाए या उसकी डिफिशेंसी हो जाए विटामिन्स की हमारी खुराक में तो क्या होती है, यानी हमारी जिस्म काजेज हो सकती है और उसमें डिजीजेज पैदा हो सकती है। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, द कमर्शियल यूजेज ऑफ इंजाइम को देखें। इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप ए वाइड रेंज ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो इंजाइम क्या करते हैं, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। जिस तरह हम कैटलिस्ट पढ़ते थे केमिस्ट्री में, इसी तरह अगर आप देखें बायोलॉजी में तो इंजाइम है क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो स्पीड अप ऑफ रिएक्शन करती है, वाइड रेंज कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोसेस में ये इस्तेमाल होती है। दे आर यूज्ड इन द सर्वाइवल एरियाज, तो ये यूज़ इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर इंडस्ट्रीज़ में, सच एज बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होती है। सम ऑफ कमर्शियल यूजेज ऑफ इंजाइम आर, तो यूजेज देखे उसकी इंजाइम की। इंजाइम आर वाइडली यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो इंजाइम यूज़ होती है यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ यानी कपड़े बनाते हैं या और चीज़ अगर हम बनाते हैं तो वहाँ इंजाइम यूज़ होती है। दे आर यूज फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड फॉर द फैब्रिक फिनिशिंग, और इस तरह अगर हम कपड़े को यानी तेज़ी से जल्दी से बनाते हैं तो हम प्रोडक्शन के लिए या इंक्रीजिंग के लिए यानी इंजाइम इस्तेमाल करते हैं। इंजाइम दैट में बी यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर, जो इंजाइम यूज़ होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से इंजाइम है, एमालिएज है, सिल्लेज है, केटालेज है और यानी पेक्टनेज इंजाइम, ये क्या होती है यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये इंजाइम यूजेज होती है। द फूड इंडस्ट्रीज़ इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ इंजाइम, तो फूड इंडस्ट्रीज़ में भी इंजाइम यूज़ होती है लार्ज अमाउंट में। इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज़, जब हम यानी जो बेकरी है वगैरह तो उनमें भी इंजाइम यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप प्रोटेज को देखें तो प्रोटेज आर एडेड टू द डॉफ वाइल बेकिंग, तो अगर हम यानी बेकिंग कराते हैं या बेकरों में जो चीज़ बनाते हैं वो प्रोटेज हम इंजाइम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटेज यूज्ड इन द बिस्किट प्रोडक्शन, और इस तरह हम बिस्किट प्रोडक्शन के लिए भी प्रोटेज इंजाइम इस्तेमाल करते हैं। द यूजेज ऑफ इंजाइम इन द जूस इंडस्ट्रीज गिव्स हायर जूस यील्ड एंड इम्प्रूव द कलर एंड स्मेल ऑफ द एक्सर्टेड जूस, हम इंजाइम इस्तेमाल करते हैं जूस इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जूस यानी बनाते हैं या हम जूस तैयार करते हैं तो वो हाई जूस यील्ड होती है, और हम इंजाइम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसको कलर देती है और इसको कलर रंग देती है और स्मेल यानी बू देती है, अच्छी खुशबू होती है ऑफ द एक्सर्टेड जूस, और जूस इस तरह हमें हमारे पास तैयार हो जाती है। इंजाइम आर आल्सो यूज्ड इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, और इस तरह हम इंजाइम यानी कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ हम कागज़ बनाते हैं या जो पेपर बनाते हैं वहाँ हम इंजाइम यूज़ करते हैं। एमिलेज इंजाइम इज़ यूज्ड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टार्च, तो एमिलेज इंजाइम हम यूज़ करेंगे जब हम स्टार्च को से क्या कराते हैं यानी कागज़ बना देती हैं, स्टार्च कोटिंग एंड एक्सिलेज
टू रिड्यूस द यानी कंजम्पशन ऑफ ब्लीच केमिकल्स। और इसी तरह अगर हम यानी एक्सिलेज इंजाइम ले ले तो वो रिड्यूस करते हैं कंजम्पशन ऑफ द ब्लीच केमिकल्स। तो इस तरह हम ये इंजाइम यूज़ कर सकते हैं यानी पेपर इंडस्ट्रीज़ में एमालाइज इंजाइम्स जो स्टार्च कोटिंग और इस तरह जो यानी उसकी ब्रेक डाउन करती हैं स्टार्च की, और इसी तरह यानी एक्सिलेज इंजाइम भी क्या करती हैं कंजम्पशन ऑफ ब्लीच केमिकल्स। इंजाइम्स आर यूज्ड इन द डिटर्जेंट एंड यानी डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह हम डिटर्जेंट बनाते हैं तो डिटर्जेंट आप मुख्तलिफ़ किस्म के देख सकते हैं यानी उसमें इस्तेमाल होती है इंजाइम। इन द पर्सनल केयर, और इस तरह हम पर्सनल केयर में भी इंजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पर्सनल केयर के लिए जो हम हिफाजती चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हाइजीन्स के लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हाइजीन भी क्या होती है, सेहत के लिए जो हम बनाते हैं या सेहत के केयर के लिए जो चीज़ें बनाते हैं उसको हम यानी हाइजीन कहते हैं। और पर्सनल केयर भी क्या कहते हैं, यानी अगर हम पर्सनल केयर के लिए जो चीज़ें बनाते हैं मेडिकल में तो उसमें भी इंजाइम यानी यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ विटामिन को देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन को देखें, विटामिन विच डिजॉल्व इन फैट्स, यानी वो विटामिन जो डिजॉल्व होती है फैट्स में आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट में डिजॉल्व होती है उसको हम यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कहेंगे। दीज विटामिन कौन कौन से है, ए, डी, ई एंड के। तो ये चारों विटामिन क्या है, फैट सॉल्युबल है और वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। और यह स्टोर होती है लीवर में, यानी ये बदन में स्टोर होती है, यानी बदन से ये रिलीज़ नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम इसको न ज़्यादा खाएँ न कम खाएँ, यानी बराबर मिकदार में हम खाएंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये तमाम यानी स्टोर होती है लीवर में, जो हमारे जिस्म में लीवर होता है, जिगर उसमें स्टोर होती है और ये फैट सॉल्युबल है। तो इस वजह से हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहेंगे, लेकिन वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल। विटामिन जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उसको हम वाटर यानी सॉल्युबल विटामिन कहेंगे। दीज विटामिन आर बी कम्प्लेक्स, यानी बी के जितने भी कम्प्लेक्स है यानी बी के मुख्तलिफ किस्म के विटामिन होती है। दे इंक्लूड यानी 8 विटामिन पाए जाते हैं, बी के मुख्तलिफ शाखें हैं यानी 8 विटामिन उसमें पाए जाते हैं। तो बी वाटर सॉल्युबल है। एंड विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है और इसको हम विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड कहेंगे। एमसीक्यूज में आ सकता है कि विटामिन सी को हम क्या नाम दे सकते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम यानी एस्कोर्बिक एसिड का नाम भी दे सकते हैं, एमसीक्यूज में आता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी नॉट स्टोर द बॉडी, यानी ये बॉडी में स्टोर नहीं होते क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर के साथ यानी डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कार्बन यानी B12 जो है B12, तो B12 यानी बॉडी में स्टोर हो सकती है। जो B12 है वो बॉडी में स्टोर हो सकती है। बाकी जितने भी विटामिन बी एंड विटामिन सी है वो वाटर सॉल्युबल है और वो यानी वाटर के साथ जिस्म से रिलीज हो सकती है। तो विटामिन को देके वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्सेस, यानी विटामिन बी के मुख्तलिफ किस्म के कम्प्लेक्सेस है, तो इस वजह से विटामिन बी कम्प्लेक्स हम कहते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स है। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो ये क्या है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद सोर्सेज एंड डिफिशिएंसीज, सिम्टम्स या डिजीजेज ऑफ विटामिन आर गिवन बिलो इन द टेबल। तो आप टेबल में देख सकते हैं, इस तरफ विटामिन होंगे, इसके सोर्सेज होंगे, यानी उनके जो हम यानी किस से हम ले सकते हैं ये विटामिन, और ये क्या है, नेसेसरी है, किस के लिए ज़रूरत होती है जिस्म में, और अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए तो ये क्या काज करती है। तो इसको देखें, तो विटामिन ए कहाँ मौजूद होती है, किस सोर्सेज में, मिल्क, दूध, बटर, फिश, ऑयल्स, एग, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इनमें क्या होती है, विटामिन ए मौजूद होती है। बटर मक्खन को कहते हैं, तो आप इसको जानते हैं। अगर हमारे पास ये कौन सी अज़ा के लिए ज़रूरी होती है, आइज़,
आंख के लिए भी ज़रूरी होती है और स्किन के लिए विटामिन ए यानी आई और स्किन के लिए ज़रूरत होती है और ये उनके लिए ज़रूरी है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमें जो कम रोशनी होगी वहाँ हमें दिखाई नहीं देंगे, यानी यानी उसकी नज़र कम हो जाएगी, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि उनकी नज़र यानी कम हो जाएगी। ड्राई स्किन, और इसकी जो स्किन है वो खुश्क हो जाएगी, यानी वो खुश्क रहेगा। इस तरह बर्निंग, उसकी सूजन भी होगी, यानी वो बर्न होगा वो जिस्म। इरिएशन ऑफ आइज़, और इसी तरह आइज़ में यानी खारिश भी हो सकती है अगर विटामिन ए की कमी है। इसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी के मुख्तलिफ कम्प्लेक्स है, यानी 8 विटामिन होती है, B1, B2, B3, B5, 4 नहीं है, यानी 1, 2, 3, 5, 6। इसके बाद यानी ब्यूटिन, फोलिक एसिड एंड B12, तो ये विटामिन है। ये कहाँ मौजूद होती है, विटामिन बी कम्प्लेक्स ब्रेड, राइस, ईस्ट, लिवर, जिगर, मिल्क, मीट, फिश, एग, सोयाबीन यानी कपास का तेल जो होती है, सोयाबीन कपास का तेल, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, तो विटामिन बी कम्प्लेक्सेस यानी इनमें मौजूद होती है। अगर ये किस अज़ा के लिए ज़रूरी होती है, एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल, यानी ये सेल को प्रोडक्शन देती है या उसको एनर्जी देती है प्रोडक्शन के थ्रू सेल को। विटामिन बी क्या होती है, सेल के लिए एक यानी खुराक होती है। नर्वस, और इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है उनको ये खुराक, नर्वस सिस्टम की खुराक क्या होती है, विटामिन बी कम्प्लेक्सेस। एंड स्किन, और स्किन के लिए भी विटामिन बी क्या होती है, ज़रूरी होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो स्किन डिजीज़ हो सकती है, टंग और ज़बान भी यानी ख़राब हो सकती है, लिप्स में यानी सोजिश हो जाती है, यानी जो लिप्स है आप उसको यानी ख़राब, जो माउथ में जो लिप्स होती है वो क्या होती है, उसमें सोजिश होती है। इनुमिनिया, इनुमिनिया जब रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है उस बीमारी को हम इनुमिनिया कहेंगे, यानी रेड ब्लड सेल की कमी को हम इनुमिनिया कहेंगे। ब्लीडिंग गम्स, और इसी तरह जो आपके मसोड़े हैं, यानी जो दांतों के जो नीचे मसोड़े हैं उसमें यानी खून आ जाता है या वो ख़राब हो जाते हैं, यानी दांतों के नीचे जो गोश्त है वो ख़राब हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग गम्स होती है। और इस तरह बेरेरी, तो बेरेरी क्या होती है, जो चावल से पैदा होने वाली बीमारी होती है। और जिस तरह अगर हम देखते हैं तो ये दिमाग की बीमारी भी हो सकती है, जिस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के दिमाग की जो बीमारियां है ये बेरेरी उसमें भी आती है, यानी दिमाग की बीमारी इसको आप कह सकते हैं, यानी जो साइकस्ट है उसको ये बेरेरी कहते हैं, दिमाग की बीमारी, और जो चावल से पैदा होती है। विटामिन सी को देखें, विटामिन सी को हम एक्सक्रोबिक एसिड कहते हैं। मैंने पहले बता दिया कि विटामिन सी को आप यानी एक्सक्रोबिक एसिड कहेंगे। ये क्रूटेक फ्रूट्स में होती है, यानी क्रूटस फ्रूट्स कौन से होते हैं, ऑरेंज और लेमू, जो संतरा है और जो नींबू है लेमू, उसमें पाए जाते हैं विटामिन सी एक्सेट्रा। टोमेटोज़ में भी मौजूद होती है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मौजूद होती है विटामिन सी। ये ब्लड वेसल के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है। ब्लड वेसल आप यानी बायो में पढ़ते हैं, ब्लड वेसल के लिए भी ज़रूरत होती है। गम्स के लिए, जो दांतों के नीचे जो यानी गोश्त है, गम्स के लिए भी ज़रूरत होती है। हीलिंग वुंड्स के लिए भी ज़रूरत होती है, यानी ज़ख़म के लिए भी विटामिन सी की ज़रूरत होती है। जब हमारे जिस्म ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म के मुलायम के लिए विटामिन सी यानी काम करते हैं। अगर हमारे जिस्म में विटामिन सी ज़्यादा है तो हमारे यानी जो ज़ख़म है वो जल्दी बढ़ जाता है, तो इसलिए हीलिंग वुंड्स के लिए भी क्या होती है, यानी ज़रूरत होती है। और प्रिवेंटिंग कोल्ड, और इस तरह हमारे यानी सर्दियों से भी बचाती है जिस्म को, तो इसलिए विटामिन सी यानी ब्लड वेसल के लिए, गम्स के लिए, हीलिंग वुंड्स के लिए, गम्स मैंने बता दिया जो दांतों के नीचे जो गोश्त होती है उनके लिए भी ज़रूरत होती है। हीलिंग वुंड्स जब ज़ख़म हो जाए जिस्म तो उनके लिए भी विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी उसको यानी जल्दी बढ़ा देती है, यानी जल्दी उसको सेहतियाब कर लेती है। प्रिवेंटिंग कोल्ड्स के लिए, यानी जो सर्दी से बचाते हैं। अगर उनकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी पैदा होती है, स्क्रीवी क्या होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी दांतों
के जो मसोड़े हैं वो क्या होती है, यानी उनमें खून आ जाते हैं, तो ये बीमारी भी हो सकती है। पेन इन द जॉइंट्स, और जो जॉइंट होती है जिस्म में, जो हड्डियों में जॉइंट होती है उसमें भी क्या होती है, यानी दर्द आना शुरू हो जाती है। इसके बाद विटामिन डी को देखिए। विटामिन डी को हम हार्मोन्स भी कहते हैं, विटामिन डी को हम हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये कहाँ मौजूद होती है? मिल्क में, बटर में, एग में, फिश ऑयल में और वेजिटेबल में। तो इन सब में विटामिन डी मौजूद होती है, और ये बोन्स के लिए और टीथ के लिए ज़रूरी है। बोन्स और टीथ के लिए क्या होती है? नेसेसरी होती है, यानी ज़रूरत होती है। अगर उसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स, रिकेट्स क्या होती है, यानी छोटे बच्चों के जो पाँव होते हैं या जो हाथ होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, यानी वो अच्छी नशनुमा नहीं कर सकते, यानी उसके बोन्स। तो रिकेट्स यानी बच्चों में जो हड्डियों की बीमारी होती है, रिकेट्स उसको कहते हैं। और आस्ट्रोमलेरेशिया उसको कहते हैं। आस्ट्रोमलेरेशिया जो बड़ों में यानी हड्डियों की बीमारी होती है, तो उसको हम यानी आस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। तो जब बड़ों में यानी हड्डियों की बीमारी हो जाती है तो विटामिन डी की वजह से होती है। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई कौन से? ब्रेड में, राइस में, एग में, लिवर में, बटर में, फ्रेश वेजिटेबल्स यानी फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। कॉर्न तो अनाज को कहते हैं, वो मैंने बता दिया। सोयाबीन ऑयल जिस तरह के कपास का तेल, तो इसमें विटामिन ई पाई जाती है। और विटामिन ई की क्या है ज़रूरत? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करती हैं? जब हमारे जिस्म में रेडिकल्स पैदा हो जाए तो रेडिकल्स कौन ख़त्म करते हैं? विटामिन ई। अगर हमारे जिस्म में विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो क्या होती है? जो रेडिकल्स पैदा होते हैं जिस्म में, जब सूरज से रेडिकल्स आते हैं या हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें केमिकल्स मौजूद हो, तो हमारे जिस्म में रेडिकल पैदा हो जाते हैं। तो वो रेडिकल क्या करते हैं? जिस्म को डैमेज करते हैं। तो जिस्म यानी जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं। बुढ़ापे को हम क्या कहते हैं? यानी एजिंग कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? उस रेडिकल को ख़त्म कर देती हैं। अगर विटामिन ई ज़्यादा है हमारे जिस्म में तो क्या होती है? यानी जो रेडिकल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आप जानते हैं। इसके बाद हेमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, और इसी तरह यानी होमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल के लिए ये विटामिन ई इस्तेमाल होती है। यानी एनीमिया, अगर विटामिन ई की कमी है तो क्या होती है? रेड ब्लड सेल कम बनते हैं और उसके खून की कमी हो जाती है, सुर्ख खून की कमी हो जाती है। इसके बाद स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी यानी जब आदमी विटामिन ई की कमी हो जाए तो यानी बांझपन आ जाती है, यानी आदमी के बच्चे नहीं होते। अगर ये औरत में स्टेरिलिटी ज़्यादा यानी विटामिन ई की कमी हो जाए, तो अगर उसके पेट में कोई बच्चा है तो विटामिन ई की कमी है उस औरत में, तो वो बच्चा मर जाएगा, यानी उसके बच्चे ज़ाया होती है। तो इस वजह से स्टेरिलिटी अगर आदमी में मौजूद है विटामिन ई की कमी, तो क्या होती है? यानी उसके बच्चे पैदा नहीं होते। अगर औरत में मौजूद है तो औरत के पेट में जो बच्चे होते हैं वो नशनुमा नहीं करते और वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वजह से विटामिन ई की बीमारी से ये बीमारी भी पैदा हो जाती है उसकी कमी से। विटामिन के देखे, विटामिन के किस में पाए जाते हैं? फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में, लिवर में, जिगर में, एग यॉक यानी एग की जो याक है जर्दी उसमें पाए जाते हैं, और इस तरह मीट में पाए जाते हैं, और चीज़ यानी पनीर में पाई जाती हैं। अगर ये किसके लिए ज़रूरत है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी जब हमारे खून बहती है तो खून को बंद करने के लिए यानी विटामिन के आती है और खून को रोक देती है कि बाहर न निकलो। तो इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। अगर किसी आदमी में विटामिन के ज़्यादा होती है तो उसकी यानी जो ब्लड होती है वो जल्दी जम जाती है, वो ज़ाया नहीं होती। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होती है? यानी हेमरेज। तो हेमरेज किस बीमारी को कहते हैं? यानी खून का बहाव या जरियान, जो खून बहता है या जब लोगों के नाक से भी खून आता है तो उसमें विटामिन के की ज़्यादा कमी होती है। तो यानी खून या जरियान खून या खून का बहाव यानी उसमें ज़्यादा हो जाती है। डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, और इस तरह जो ब्लड क्लॉटिंग होती है यानी ये उसमें कमज़ोर होती है। तो इस वजह से विटामिन के की वजह से ये बीमारी पैदा हो सकती है। इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स
Each vitamins plays an important roles in healthy development and growth of our body. तो जो विटामिन्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है यानी हेल्थी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ और बॉडी, यानी नशनुमा जो बॉडी की होती है या हेल्थ जो हमारी सेहत होती है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं विटामिन्स। और बॉडी नीड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स, तो हमारे जिस्म यानी स्मॉल अमाउंट में ऑफ विटामिन्स की ज़रूरत होती है यानी ख़ास मकदार में, एंड मिनरल्स एवरी डे, और इसी तरह हम मिनरल यानी हर दिन लेंगे टू रिमेन हेल्थी, अपनी यानी सेहत के लिए, फंक्शन प्रॉपरली, और इसी तरह जो हम फंक्शन अदा करते हैं, एंड प्रिवेंट्स इन द फ्यूचर फ्रॉम द हेल्थी प्रॉब्लम, और इसी तरह अगर हम प्रिवेंट करते हैं यानी अच्छी सेहत प्रॉब्लम जो यानी अच्छी सेहत के लिए हम खाएंगे। दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडली फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी एंड डाइजेशन। तो हम इम्पॉर्टेंट प्ले रोल अदा करते हैं यानी विटामिन्स जिस्म में बॉडी में फंक्शन यानी फंक्शन अदा करते हैं, सच एज मेटाबॉलिज्म, जिस तरह के क्या होती है यानी मेटाबॉलिज्म में किरदार अदा करती है, इम्यूनिटी में एंड डाइजेशन में, और डाइजेशन में ये विटामिन्स यानी किरदार अदा कर सकते हैं। यानी अगर विटामिन बी की कमी है तो यानी मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह नहीं हो सकती। इम्यून सिस्टम यानी DEK ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एंड डाइजेशन, और जो डाइजेशन है वो बी यानी बी इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। तो अगर बी या E या K या D की कमी है विटामिन्स के जिस्म में तो ये प्रॉब्लम हो सकती है मेटाबॉलिज्म की, इम्यून सिस्टम की और डाइजेशन की। और बॉडी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज और मेक विटामिन्स, और इसी तरह हमारी बॉडी ये विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर सकते जो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विटामिन सी, तो विटामिन सी को मैंने पहले भी बताया है कि विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं, और इसका फार्मूला C6H8O6 C6H8O6 ये यानी एस्कोर्बिक यानी विटामिन सी का क्या है यानी फार्मूला है, तो आप इसको भी याद कर ले, ठीक है। तो हम विटामिन सी पढ़ेंगे कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी विटामिन सी ज़रूरत होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड के लिए ज़रूरत होती है। जो हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्लड होती है विटामिन सी, तो विटामिन सी ब्लड वेसल में यानी उनमें भी मदद देती है, और खुराक मेटाबॉलिज्म में भी मदद दे सकती है, और वेसल्स में गम्स में भी यानी गम्स क्या होती है उनमें खून नहीं आएगी, और हीलिंग हुड्स, और जब हमारा जिस्म ज़ख़म हो जाता है तो ज़ख़म भरने में ये अहम किरदार अदा करती है, यानी वो ज़ख़म जल्दी सेहतयाब हो जाती है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है। तो विटामिन सी क्या करती है यानी ज़ख़म के भरने में भी मदद देती है, हीलिंग वुंड्स यानी ज़ख़म भरने में भी मदद देती है, और इस तरह प्रिवेंटिंग कोल्ड। तो ये हमें यानी ब्लड इम्पोर्टेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इस तरह इम्यून सिस्टम जो हमें अब ने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम में किरदार अदा करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस, और इसी तरह यानी विटामिन सी फॉर्मेशन होती है यानी नेसेसरी होती है ब्लड के लिए, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन सी की ज़रूरत होती है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस, अगर हम बीमार हो जाए तो विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग द कॉमन कोल्ड, और इसी तरह सर्दी के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो ये विटामिन सी की ज़रूरतें हैं। मैंने पहले भी बताया कि ब्लड के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस के लिए, और कॉमन कोल्ड के लिए। विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द विजन, इट इज़ आल्सो केप्ट इन द कॉर्निया मॉइस्ट। तो मैंने पहले भी बताया है कि विटामिन ए क्या है यानी आंखों में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है विटामिन ए की। अगर विटामिन ए की ज़्यादा होती है आपकी जिस्म ए क्या काम करती है, जो आंखों के जो नमी होती है उसको बढ़ाती है और आंखों को सेहतमंद रखती है। तो इस वजह से विटामिन ए यानी आंखों के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन ई हैज़ बीन कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूथ प्रिवेजिंग एंड यानी डिफेंडर अगेंस्ट द यानी कॉर्निजेनिक
कैंसर कॉजिंग इफेक्ट ऑफ द सर्टाइन केमिकल्स। तो विटामिन ई मैंने पहले भी बताया है कि विटामिन ई जो है ये ज़्यादा किरदार मैंने पहले भी बताया था। जो एनीमिया है, एनीमिया उस बीमारी को कहती हैं जब खून का यानी रेड ब्लड सेल क्या होती है, पतला हो जाती है। खून का पतला होना हेमोलाइसिस, तो या हेमोलाइसिस में जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका पतला हो जाना या यानी खून पतला हो जाता है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर भी यानी उस पर असर कर सकती है। जब आपके विटामिन ई कम हो तो आपकी ब्लड प्रेशर भी असर यानी आपके बदन में ब्लड प्रेशर होगा। तो इसी तरह यानी जो खून है वो क्या होती है, यानी वो पतला हो जाती है। हेमोलाइसिस उस बीमारी को कहते हैं। तो विटामिन ई के ज़रिए ये बीमारी होती है। अगर हम यूथ प्रिजर्विंग के लिए भी विटामिन ई के इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह यानी विटामिन ई मैंने पहले भी बताया है कि एंटीऑक्सीडेंट करती है। अगर विटामिन ई मौजूद नहीं है तो आपके बदन में फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, और उस फ्री रेडिकल जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके बदन में कैंसर पैदा हो जाएगी। तो कैंसर यानी इस फ्री रेडिकल से पैदा होती है। अगर आप में विटामिन ई ज़्यादा है तो आप में फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, यानी वो जज़ब कर लेंगे, वो ख़त्म कर लेंगे, और आप में यानी कैंसर के काजिंग कम हो जाएंगे। इफेक्ट द सर्टाइन केमिकल्स, और इस तरह वो केमिकल्स को यानी डैमेज करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई ज़्यादातर यानी फ्री रेडिकल्स में अहम किरदार अदा करती है, यानी फ्री रेडिकल को विटामिन ई ख़त्म कर देती है और आप कैंसर से बच जाते हैं। विटामिन ई की बीमारी है, यानी विटामिन ई मैंने पहले बता दिया कि फ्री रेडिकल यानी बनते हैं। तो यानी फ्री रेडिकल सन से भी आती है, केमिकल्स या खुराक में भी हो सकती है। तो क्या होती है प्रीमेचर एजिंग। प्रीमेचर एजिंग उसको कहते हैं जो सेल बूढ़े हो जाते हैं। जिस तरह हम एजिंग बुढ़ापे को कहते हैं, तो वो सेल क्या होती है, यानी एजिंग शुरू होती है और वो सेल यानी ख़राब हो जाती है। इसके बाद आप स्कोरियस वेंस को देखे, जब वो यानी पाँव के जो रगे हैं वो यानी बाहर की तरफ या वो पसल जाते हैं, यानी वो रगे यानी इस तरह उसकी जिस्म ख़राब हो जाती हैं। आपने यानी पाँव में देखा होगा, या ज़्यादातर यानी ये पाँव में होता है। तो पाँव में जो रगे हैं वो बाहर निकल आ जाते हैं, यानी वो बाहर तरफ से, और वो यानी जो जिस्म है जिल्द वो भी पट जाती है और ये सोजश भी करती है। तो इस वजह से यानी विटामिन ई की वजह से ये बीमारी भी हो सकती है। और ये स्किन और इस तरह इस बीमारी को आप देख सकते हैं, यानी जो दाने हैं ये विटामिन ई की वजह से पैदा हो सकती है। विटामिन बी हेल्प्स द रेगुलेट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी विटामिन बी क्या करती है, मदद देती है, रेगुलेट्स नर्वस इम्पल्सिव ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन में मदद देती है। किस तरह के ट्रांसमिशन, मेटाबॉलिज्म होती है, विटामिन्स तैयार होती है। तो ये यानी विटामिन बी यानी उसमें अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह के रिपोर्ट्स की तरह वो अहम किरदार अदा करती है और उनमें मदद देती है इम्पल्सिस ट्रांसमिशन में। जितने भी विटामिन बी कम्प्लेक्स है वो ज़्यादातर यानी सेल के मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में वो क्या करती है, यानी मदद देती है। तो नर्वस इम्पल्सिस ट्रांसमिशन में वो मदद देती है। तो इम्पल्सिस ट्रांसमिशन विटामिन बी की वजह से, इसकी मदद से होती है, और इस तरह यानी खून हर जगह तक पहुंचती है और खुराक भी अच्छी तरह पहुंच सकती है और अच्छी तरह बनती है विटामिन बी की वजह से। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12, अगर डिफिशेंसी हो जाए विटामिन B12 की, मे बी रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन सोजिश पैदा होती है। इरिटेशन भी सोजिश को कहते हैं, दोनों यानी एक किस्म की जो सोजिश होती है, ये अलग इन्फ्लेमेशन और रिएक्शन अलग अलग किसी की सोजिश होती है। ऑफ द कॉर्नियर ऑफ द माउथ एंड क्रिक्स इन द लिप्स, और इसी तरह यानी माउथ और क्रिक आप लिप्स में आप यानी बीमारी देख सकते हैं। तो ये क्या है, यानी माउथ की बीमारी है, मुंह में दाने निकल आ जाती हैं या लिप्स ख़राब हो जाते हैं। तो आप लिप्स को देखें, यानी लिप्स भी ख़राब हो सकती है। B12 यानी विटामिन B12 की वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है। इसके बाद विटामिन डी रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम नेसेसरी फॉर द प्रॉपर बोन्स एंड टूथ ग्रोथ, और इसी तरह विटामिन डी क्या काम करती है। तो विटामिन डी हम पढ़ते हैं बार बार कि वो बोन्स को क्या करती हैं, यानी
अच्छे बना देती हैं या बोन्स को बढ़ाते हैं। तो बोन्स में क्या यूज़ होते हैं? कैल्शियम। तो ये ब्लड में कैल्शियम को रिलीज करती है, यानी विटामिन डी क्या करती है? रेगुलेट करती है कैल्शियम ब्लड में, और इसी तरह नेसेसरी होती है, जो ज़रूरत होती है कैल्शियम बोन्स के लिए और यानी टूथ ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से विटामिन डी क्या होती है? बहुत ज़रूरी होती है। अगर विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाए तो आप यानी काजेस रिक्स को देख सकते हैं। तो रिक्स में क्या होती है? जो बच्चे के जो पाँव हैं, जो मैंने पहले बता दिया, ये यानी टेढ़ेपन हो जाते हैं और बच्चे इसी तरह यानी उसके हड्डी जो है इस तरह ख़राब हो जाती है। तो ये विटामिन डी की डिफिशेंसी की वजह से क्या होती है? यानी ये काजेज हो सकती है। उसको देखे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, सक्रोज डाइसैकेराइड है, स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या है? सक्रोज है। ए लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड पोलिमराइज इनटू। तो अमीनो एसिड किस में मौजूद होता है? विटामिन में है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होती है? मोनोसैकेराइड। यानी अमीनो एसिड किस में हो सकती है? प्रोटीन में होती है। तो अमीनो एसिड प्रेजेंट या द लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना देती है, लिपिड्स नहीं है। लिपिड्स यानी ट्राइग्लिसराइड से बनते हैं। यानी क्या होता है? 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड मिलकर लिपिड्स बना देती हैं। ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स। तो ग्लाइकोजन हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है? यानी एनिमल्स में स्टोर होती है, यानी ये एनिमल स्टोरेज होती है। और ये किस से बनती है? कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं। तो ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मिलकर क्या बना देती हैं? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज आपस में मिलकर ग्लाइकोजन बना देती है और वो ग्लाइकोजन यानी एनिमल्स में स्टोर होती है, जो मैंने पहले भी बताया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी एग्जाम्पल। इसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी काजेज होती है? स्रेवी, रिकेट्स। रिकेट्स तो विटामिन डी के साथ थी। स्रेविक यानी विटामिन सी, और विटामिन ए यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आपकी नज़र कम हो जाएगी। एजिंग, तो एजिंग तो हम विटामिन ई के। तो विटामिन ए किस काजेज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The compound which is found in every living cell and serve as the certain of the formation and control is, यानी हमने पहले भी पढ़ा है कि कौन से कंट्रोल करते हैं? प्रोटीन, अमीनो एसिड, डीएनए, ग्लूकोज। तो डीएनए है। क्या ऐसी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? वो कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्टेन इंफॉर्मेशन देती है। तो इंफॉर्मेशन कौन देता है? डीएनए देता है, और कंट्रोल भी करता है। तो अभी पढ़ा मैंने ट्राइग्लिसराइड यानी 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से मिलकर ट्राइग्लिसराइड, और ये ट्राइग्लिसराइड आपस में मिलते हैं तो लिपिड्स बनाते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। तो ट्राइग्लिसराइड मिलकर यानी लिपिड्स बनाते हैं। तो यानी लिपिड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हुई? यानी ट्राइग्लिसराइड। शुगर आर द पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। तो शुगर यानी पॉलीहाइड्रोक्सी है किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती हैं कहाँ? प्रोटीन में। ये तो आसान है। पेप्टाइड लिंकेज हम प्रोटीन में पढ़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी मोनोसैकेराइड में पढ़ते हैं। तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, यानी प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो यानी ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं एनिमल्स में ग्लाइकोजन फॉर्म में तब्दील करते हैं, लेकिन प्लांट्स ग्लूकोज में किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टार्च में तब्दील करेंगे। किस में? स्टार्च में। और प्लांट्स में स्टोरेज क्या होती है? यानी स्टार्च के थ्रू वो स्टोर होते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में और वो फिर स्टोर होते हैं। ऑल आर द प्रेजेंट इन डीएनए एक्सेप्ट, तमाम डीएनए में प्रेजेंट होंगे। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर वो तो डीएनए में है।
राइबोस शुगर ये तो आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती। नाइट्रोजनस बेस ये भी डीएनए में मौजूद होती है। फास्फेट यूनिट ये भी होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।